1947 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में आपके संविधान के प्रियम्बल को अंतिम रूप दिया था और उसकी मान्यता दिलाई थी। भारत के संविधान का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका जो क्या है वो भारत के संविधान की नींव है। ये मंदिर जब आपने बनाया तो नींव पहले भरी होगी ना, नींव। तो ये जो नींव है ये भारत के संविधान की प्रियम्बल है और प्रियम्बल 22 जनवरी 1947 को इस देश के संविधान सभा में पास हुआ है। इसलिए उन्होंने 22 जनवरी चुना और कहा कि अब सत्य सनातन की धारा चलेगी शासन पर। सत्य सनातन सिर्फ नाम है, मनुस्मृतियों की धारा चलेगी शासन पर। अब फिर से तुम्हारे कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। ताराराम मेहना जैसा व्यक्ति भाषण देने के लिए अगर माइक लेके खड़ा होगा जुबान काट दी जाएगी, फिर से आपको जेलों में डाला जाएगा, फिर से आपको अपने घृणित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा। नाई को बाल काटने की शिक्षा नई शिक्षा नीति में आ गई है। आपको देखा है आपने नई शिक्षा नीति? अगर हमारे शिक्षक गण कोई जानते होंगे, नई शिक्षा नीति में स्कूलों के अंदर क्या है, 5वीं और 8वीं क्लास तक सिर्फ स्थानीय भाषा में एजुकेशन दोगे। फिर जो जिस जाति से संबंधित है उस जाति का काम दोगे। नाई है तो बाल काटने का, दर्जी है तो कपड़ा सिलने का, कुम्हार है तो मिट्टी का काम करने का, ये काम सिखाया जाएगा। 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं है। 10वीं के बाद में हिंदी पढ़ाई जाएगी और 11वीं तो 12वीं के बाद में सीनियर के बाद इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। उनके बच्चों ने बहुत बड़े बड़े स्कूल उन्होंने बना दिए हैं। उनके बच्चे पहली क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ेंगे और हमारा बच्चा 12वीं क्लास के अंग्रेजी पढ़ेगा, फिर कंपटीशन हो जाएगा। इन चीजों से सावधान हो जाओ। हम सावधान करने के लिए आए हैं, हमारा कोई इसमें लालच लोभ नहीं है। अगर किसी के बारे में नहीं जानते हो तो ताराराम मेहना को यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। अगर किसी को यकीन नहीं है तो घर आकर के सिंधी देख लेना। एक मंत्री की तरह का जीवन जीता हूँ, कोई ठरके वाली ऐसी कोई बात नहीं है, भिखारी हूँ कि एमपी और एमपी बनने के लिए निकला हूँ। एमपी बनने का उद्देश्य को घर बनाना नहीं है। 2005 में राज्यसभा का मेंबर बन रहा था, खुद डायरेक्ट सोनिया गांधी का ऑफर था, अगर जाना चाहता तो उस समय चला जाता, लेकिन नहीं। अभी भी अगर जाने का अवसर जनता देगी तो जनता के लिए लड़ने के लिए जाऊंगा, अपने लिए नहीं। इसलिए कोई बात नहीं है चुनाव की। अभी तो बहुत बड़ा हमारे सामने बहुत बड़ी विडंबना पड़ी है, बहुत बड़ा समंदर पड़ा है। अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें, हम लोग कहें कि हम हमारे में से किसी को खड़ा करके चुनाव लड़वा देंगे, अरे ईवीएम मशीन है तो फिर चुनाव लड़कर क्या करोगे? ईवीएम मशीन है तो चुनाव लड़कर क्या करोगे? इसलिए सबसे पहले तो हमें ईवीएम हटानी होगी। आप युवाओं को, इन बच्चों को, सबको ये ध्यान रखना होगा, माताओं बहनों तक ये संदेश देना होगा कि अगर ईवीएम मशीन से वोट होता है तो हमें वोट का बहिष्कार करना होगा, वोट नहीं देना होगा, पोलिंग पार्टियों को वापस भेजना होगा उसके लिए। क्योंकि अगर ईवीएम मशीन से वोट हो गया तो फिर आप लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, आपने अपनी गुलामी को स्वीकार कर दिया, आपने अपने बच्चों को मरने के लिए, छोड़ने के लिए तैयारी कर दी, तो फिर कोई मतलब है नहीं। अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारी तरह शान शौकत और इज्जत से जिंदगी जिए, तो हम लोगों को ईवीएम का विरोध करना होगा। क्योंकि ईवीएम का विरोध होगा तभी उनकी 370 की बजाय और 400 पार के सपने रुक जाएंगे और 70 तक मामला अटक जाएगा। अगर वो होगा तो निश्चित तौर पे आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों से बहुत सारे लोग परेशान हैं। या तो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां SC ST OBC और माइनॉरिटी की पार्टियों के नेता चुने जाएंगे या फिर निर्दलीय नेता चुने जाएंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। इसलिए साथियों, आपसे आखिरी बार ये विनती करने के लिए आए हैं। अगली बार तभी आएंगे जब आपका संदेश आएगा, आप कहेंगे कि हमें आपकी जरूरत है, तभी आएंगे, वरना ये आखिरी दौरा है हमारा, उसके बाद में हम लोग इधर नहीं आएंगे। अगर आप लोगों का होगा कि बिल्कुल हम ये ईवीएम मशीन को रोकने के लिए तैयार हैं और आप हमारे पास साथ में आइए, आप हमारे पास आइए, तब हम आएंगे। इसलिए लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा है 3 जिलों का, एशिया का 2 नंबर का लोकसभा क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्र में 4 राउंड कर लेना कोई मामूली सा खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। हम हर दिन कैसे चलते हैं, आज बिना नहाए धोए हम लोग निकल गए, क्योंकि हमको मालूम था कि एक दिन में 2 प्रोग्राम करने हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों से विनती है, आप युवा हैं, आप लोगों के हाथ में देश का भविष्य है, आप लोगों के हाथ में अपना भविष्य है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जापान का नाम आपने सुना होगा, और जापान का अगर नाम सुना है तो वो घटना भी सुनी होगी जो हिरोशिमा नागासाकी का हुआ था, वो भी आपको पता ही होगा। जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था
तो लगभग जापान को पूरी तरह से नष्ट मान लिया था, उन्होंने खत्म कर दिया था। उसके बाद में कुछ युवा, आप लोग जो आज खड़े होकर के सुन रहे हो, ऐसे ही कुछ लोगों ने बैठ करके दीवारों पे पत्थरों पे बैठ के सोचना शुरू किया कि आखिर हमारे देश का क्या होगा। इतनी बड़ी शक्ति से हम लड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी शक्ति से हम बदला ले नहीं सकते, तो आखिर हम क्या करें। तो उसमें से एक युवा था, जागरूक युवा, उसने कहा कि हम बदला भी ले सकते हैं और हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ 8-10 बातों पे अमल करना होगा। तो उन लोगों ने कहा कि क्या इतना बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप मेरी बातें सुनो। तो उसने पहली बार वो 10 बातें बताई। उसमें पहली बात थी कि हमारे देश के अंदर कोई भी बालक अनपढ़ नहीं रहेगा, किसी भी कारणवश अनपढ़ नहीं रहेगा। उसके माँ बाप अगर पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो समाज पढ़ाएगा, पड़ोसी पढ़ाएगा, बस्ती के लोग इकट्ठे होकर पढ़ाएंगे, लेकिन अनपढ़ कोई नहीं रहेगा। दूसरे नंबर की शर्त उसने रखी कि हमारे देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अगर पैर टूटे हुए तो हाथों से काम करेगा, हाथ और पैर दोनों नहीं है तो दिमाग से काम करेगा, लेकिन काम करेगा। कोई भी निकम्मा बैठ करके नहीं खाएगा। तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि हमारे यहाँ पर कोई भीख देने वाला नहीं होगा, और चौथी बात कही कोई भीख मांगने वाला नहीं होगा, क्योंकि भीख देने वाले ही भिखारी पैदा करते हैं। भीख देने वाला भी नहीं होगा और भीख लेने वाला भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि हमारे देश के अंदर कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर समय की बर्बादी होती है। तो उन्होंने कहा कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मस्जिद नहीं होगी, कोई गिरजाघर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का गुरुद्वारा या कोई भी नहीं होगा, बौद्ध मठ भी नहीं होगा। जिसको भी प्रेयर करनी है वो जहां रहता है वो 5 मिनट में प्रेयर कर लेगा और उसके बाद काम पर जाएगा, घर में है तो भी काम करेगा। तीसरी शर्त, छठी सातवीं शर्त उन्होंने ये रखी कि हमारे यहाँ कोई कथावाचक नहीं होगा, क्योंकि कथावाचक समाज को लूटते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनसे लूटते हैं। समाज के लोग कमा कमा करके उनको देते हैं और फिर कथाएं सुनने के अंदर अपना समय बर्बाद करते हैं, काम नहीं करते हैं। देश का विकास काम से होता है, काम रुक गया देश का विकास रुक गया। उन्होंने कहा कोई कथावाचक नहीं होगा और कोई कथा सुनने नहीं जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी 8-10 शर्तें उस युवा ने बताई और कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जापान के लोग अमेरिका से बहुत जल्दी बदला ले लेंगे। उसी दिन युवाओं ने फैसला किया और चेन सिस्टम से उस बात को फैलाना शुरू किया, एक से आगे एक से आगे एक से आगे एक से आगे, और बहुत ही कम समय में पूरा जापान कितना देश है वहां के हर व्यक्ति को उन्होंने जागरूक कर दिया और हर व्यक्ति ने उस बात को स्वीकार कर लिया। जब इस बात को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम बदलाव चाहेंगे, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद उनको जैसी उसकी बुद्धि वैसा काम, जैसी योग्यता वैसा काम, लेकिन बेकार नहीं, कोई भी बेकार नहीं बैठेगा। उन्होंने विकास शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग बाजार में जाकर पूछने लगे कि ये माइक जापान का है क्या, ये रेडियो जापान का है क्या, ये घड़ी जापान की है क्या, ये साइकिल जापान का है क्या, ये मशीन कपड़े सिलने का मशीन तक के ये जापान का है क्या। जापान के अलावा मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई, जो भी मांग रहा है जापान मांग रहा है। जापान शिरोमणि पे चला गया, जापान अर्थ के मामले में सबसे टॉप शक्ति बन गया। और उधर इराक का, ईरान का और जो सद्दाम हुसैन का युद्ध जो है अमेरिका के साथ शुरू हो गया। उस युद्ध के अंदर आपको उसकी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, सद्दाम हुसैन ने कितना उनको पछाड़ा ये किसी को पता नहीं है। सद्दाम हुसैन ने अपने कम से कम 30 से ज्यादा अपने डुप्लीकेट मरवाए, उसी सजा में तो उसको फांसी हुई, उसके लिए तो फांसी हुई कि उसने अपने डुप्लीकेट मरवाए। वो डुप्लीकेट बनाकर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी में घुमाता था और खुद बंदूक लेकर के सेना में आगे लड़ता था। सद्दाम हुसैन गाड़ी में बम धमाका होता था, सद्दाम को मार दिया, थोड़ी देर बाद सद्दाम वहां से माइक लेके बोलता था मैं जिंदा हूं। सद्दाम ने अमेरिका को इतना कमजोर कर दिया कि अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और पैसे की भीख मांगने लगा। उस समय कहा कि हमें पैसा चाहिए, हमें देगा कौन। अमेरिका को पैसे की कर्जे की आवश्यकता हुई तो अमेरिका को पता चला कि पैसा तो सिर्फ जापान के पास है और किसी के पास में नहीं है। तब तक 20, 25, 30 साल गुजर चुके थे और वहां के लोग भी भूल गए थे कि हमने जापान के साथ क्या किया था।
उन्होंने जापान को लेटर लिखा और लिख करके कहा कि हमें कर्जा चाहिए। जापान के उन्हीं युवाओं ने जो उस समय थोड़ा 55-60 साल के हो गए थे, उन्होंने कहा कि वेलकम, आ जाओ, बहुत अच्छा, हम तो आपको कर्जा देने के लिए तैयार बैठे। अमेरिका जब कर्जा लेने के लिए गया, उन्होंने मांगा, उससे थोड़ा ज्यादा दिया, ज्यादा देकर अमेरिका को वापस लौटाया। अमेरिका के प्रतिनिधि कर्जा या कर्जे के कागजात लेकर वापस लौटे, उसके साथ साथ एक चिट्ठी पहुंची और उसमें लिखा हुआ था कि जापान ने अपना बदला ले लिया। जिस शक्ति ने जापान को खत्म कर दिया था, उस शक्ति को जापान ने घुटनों के बल टिका दिया और कर्जा दे दिया। इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? क्योंकि वो जानते थे कि संख्या के आधार पे हम लोग इनको परास्त नहीं कर सकते, तो बंदूकों के सहारे हम उसको नहीं कर सकते। तो जापान के उन लोगों ने ऐसा प्लान बना करके जापान को दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया। उसके बाद की घटना बताता हूं। आज से 20-25 साल पहले दुनिया में एक देश था जो सबसे ज्यादा भूखमरी कगार पर था, सबसे ज्यादा आबादी में सबसे ज्यादा था। बताओ नाम कौन सा देश है? चीन। चीन की हालात आज से 20-25 साल पहले क्या थी? भूखमरी थी, आदमी आदमी को मारकर खाने के लिए मजबूर हो गया था। इतनी आबादी विस्फोट हो गया था, उसकी वजह से बहुत बड़ा जापान संकट में आ गया था। चाइना संकट में आ गया था। तो उस समय भी चाइना के कुछ युवाओं ने बैठ करके सोचा और प्लान किया कि क्या अब जापान जितना छोटा सा देश, जहां मैन पावर नहीं है, लोगों की आबादी नहीं है, वो भी अमेरिका से बदला ले सकता है। और हमारे पास तो मैन पावर की कोई कमी नहीं है, इतना मैन पावर हमारे पास पड़ा, इतने हाथ हमारे पास हैं कि हम दुनिया को झुका सकते हैं। और हम भिखारी और भिखमंगे क्यों हो रहे हैं? हम गरीबी में सबसे नीचे क्यों जा रहे हैं? हम भूखमरी में क्यों जा रहे हैं? ऐसा उन युवाओं ने सोचा और उन युवाओं ने भी वो शपथ ली कि अब हमारे देश में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, और दूसरा कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, तीसरा कोई कथावाचक नहीं होगा, कथा करने वाला, सुनने वाला, मंदिर मस्जिद ये नहीं होगा फालतू का समय, और कोई भी आदमी निकम्मा नहीं बैठेगा। बिना वजह अगर कोई आदमी घर में है तो उसे गोली से शूट कर दो, बिना मतलब। चाइना ने कानून बनाया। चाइना को आज डिक्टेटरशिप कहते हैं, चाइना को कहते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप हो गई है या फिर राजतंत्र हो गया, लेकिन उन्होंने किया, अपने देश को बचाने के लिए किया। और उन्होंने ये सारा प्लान करने के साथ साथ आबादी पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा, जो भी युवा और युवती शादी करेगा, शादी करने के बाद में उनको वहां की करेंसी में एक फिक्स किया गया 5 लाख रुपया उदाहरण के तौर पे उनको दिया जाएगा काम धंधे के लिए। अपने घर में बैठ करके काम करो। जैसे ये माइक है, मोबाइल है, जिसके अंदर लगने वाले पुर्जे हैं, वो एक एक घर में तैयार होते हैं। चाइना के अंदर एक एक घर में तैयार होते हैं, फिर एक जगह जाकर के फैक्ट्री में असेंबल होते हैं। असेंबल होकर के फिर मोबाइल, रेडियो, ये सारी चीजें आपके पास चाइना की आ रही है। जो चाइना दुनिया पर आज कब्जा करके बैठा है, हर आदमी की जेब में चाइना बोलता है, हर आदमी के घर में चाइना बोलता है। ये तय उन लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि आबादी कंट्रोल करने के लिए 5 लाख रुपए युवा युवती को शादी करने के बाद दिया जाएगा काम करने के लिए। एक बच्चा पैदा करेगा तब तक उनको माफ है, वो वापस पैसा नहीं देना है। लेकिन दूसरा बच्चा पैदा करते ही आपको वो कर्जा ब्याज समेत सरकार को वापस भरना पड़ेगा। और तीसरा बच्चा पैदा कर दिया तो पति पत्नी दोनों में से, और पुरुष को प्राथमिकता उसे गोली खानी होगी, मरना होगा। इस प्रकार के कानून चाइना ने बनाए। आज चाइना वर्ल्ड पर राज कर रहा है। इस समय भारत के अंदर इतना मैन पावर है, इतने बेकार लोग हैं, इतनी मतलब लोगों के पास में काम नहीं है। अगर उनको काम दे दिया जाए तो ये देश भी चमन हो सकता है, ये देश भी विश्व गुरु बन सकता है, ये देश भी सोने की चिड़िया बन सकती है, ये देश भी घी दूध की नदियां बहाने लायक बन सकता है। और ये देश था तो बन भी सकता है। इसलिए आप युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप युवा अगर कसम खाएंगे, अगर आप तय करेंगे कि हमें बदलाव लाना है तो बदलाव हो सकता है। और अगर आपने ठान लिया कि हमें तो गुलामी में जीना है तो आपको और हमको कोई बचा नहीं सकता। आपके इतने देश के करोड़ों लोगों की अगर बर्बादी तय है तो मेरी एक के बर्बाद होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं भी तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे इस बात का पता है, इस बात का आगाज हो रहा है कि आने वाले समय में हमारा कितना बुरा समय आ रहा है। इसके लिए आपको जगाने आया हूं। जाग सकते हैं तो जागिए, ये आखिरी मौका है आपके पास में, इस मौके को ना खोइएगा। इसी अपील और अनुरोध के साथ में आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।